मेरा एक प्रश्न था, हमारे हिंदू धर्म में विवाह से पूर्व हम लोग कुंडली मिलान करते हैं, गुण मिलान आम भाषा में बोले तो, हम्म। या अष्टकूट मिलान करते हैं। तो आज के इस आधुनिक युग में क्या ये उतना ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है? और अगर ये है तो क्यों है? ये हम जानना चाहते हैं। गुण मिलान का जो महत्व है आज भी उतना प्रासंगिक है, कल भी रहेगा और पहले भी था। गुण मिलान से क्या पता चलता है? हम बात की कुंडली मिलान की, तो जन्म कुंडली से किसी भी व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व पता चलता है। उसकी धन की स्थिति, माता पिता, बचपना कैसा रहा, उसका भाग्य कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में उसको तरक्की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये तो व्यक्तिगत कुंडली से पता चल जाता है। अब दो लोग एक साथ अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए अनुकूल हैं कि नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे कि नहीं, कष्टों का सामना, मुसीबतों का सामना एक दूसरे के साथ मिलकर कर पाएंगे कि नहीं, ये कैसे देखेंगे? तो उसके लिए शास्त्र में एक विधि बताई गई जिसको हम कहते हैं अष्टकूट मिलान या गुण मिलान। तो गुण मिलान में अष्टकूट मिलान मतलब 8 तरह के विधि है जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों वर और वधु एक दूसरे के अनुकूल हैं कि नहीं, या एक दूसरे के लिए ठीक, मतलब इनको कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी। पूरा कोई जरूरी नहीं कि अष्टकूट मिलान में होते 36 गुण। हाँ। कोई जरूरी नहीं होता कि 36 के 36 गुण मिले, किसी के 15 मिलते हैं, किसी के 18 मिलते हैं, किसी के 21 मिलते हैं। शास्त्र के अनुसार कम से कम 18 गुण की मान्यता है। 18 से कम अगर गुण मिलता है तो ज्योतिष ये बताता है कि यह विवाह करना उचित नहीं है। अच्छा। इसके साथ जन्म कुंडली में और भी बातों का विचार किया जाता है, जैसे मांगलिक दोष है, हाँ। या किसी लड़के या लड़की के में आयु की हानि दिखाई दे रही है, अच्छा। पाप कर्तरी योग है। बहुत सारी चीजों का बहुत सारी चीजों का विचार करने के बाद ये तय किया जाता है कि केवल गुण मिलान नहीं, उनकी दशा, अंतरदशा, भाग्य की स्थिति भी क्या है, ये सब बातों का बहुत महत्व है। पहले भी था, आज भी है। और जो व्यक्ति इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सुखी जीवन जीते हैं। हाँ। कई कई लोग के साथ ऐसा होता है कि जो हिंदू धर्म में तो है लेकिन इन चीजों से डरते हैं, बचते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रेम प्रसंग में होते हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो वो बेचारे मिलान से डरते हैं, कहीं मिलान में कोई चीज ज्योतिष गलत तो ना बता दे, गुण कम मिल रहा है। तो उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है। लेकिन अगर वैसे व्यक्ति भी मिलेंगे तो ज्योतिष के पास जब जाते हो, गुण मिलान से ये पता चलता है कि कौन सा गुण नहीं मिल रहा आपका, या भकुट नहीं मिल रहा, नाड़ी नहीं मिल रहा, तो उसके उपाय है ना भाई। बहुत सारी शादियां ऐसी हैं, या हिंदू धर्म में भी 70-80% शादी बिना गुण मिलान के होते हैं। आज भी केवल नाम के आधार पर मिलाया जाता है, जन्म कुंडली जानते नहीं है, तो क्या वो विवाह नहीं टिकते? टिकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर जन्म कुंडली से मिलान किया जाए तो कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है उसको कैसे दूर करेंगे। जैसे कोई लड़के का विवाह, किसी वर का विवाह कन्या से हुआ, ठीक है, अब वो दोनों रह रहे हैं साथ में, दोनों में बहुत घनघोर वैचारिक मतभेद है। तो आप ज्योतिष है, आप जान जाएंगे क्या नहीं मिल रहा। भकुट हो सकता है, भकुट का पॉइंट 0 हो, या हो सकता है मैत्री का पॉइंट 0 हो, तो उस पॉइंट को कैसे बढ़ाएंगे, है ना, कहाँ कहाँ। या हो सकता है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के माता पिता को पसंद ना करते हों, या लड़का लड़की के माता पिता, जैसे लड़की के माता पिता हैं वो दामाद को पसंद ना कर रहे हो, या लड़के के माता पिता है बहू को पसंद ना कर रहे हो, इस तरह की बातें आती हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो वहां आपको देखने मिलता है कि गण नहीं मिल रहा। अच्छा। तो ये चीजें, मतलब कौन सा चीज कहाँ पर इफेक्ट करेगा ये पता चलेगा जब, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आपको पता चल जाती है क्या बीमारी है, किस कारण से, तब इलाज करा पाते हैं। तो किसी को भी, जिन जातकों का विवाह हो गया है या जो विवाह के लिए जाने वाले हैं, इनको अवश्य ही अपना गुण मिलान करवाना चाहिए। तो ये अष्टकूट में जैसे हमारे 8 गुण होते हैं, वर्ण, वश्य, तारा, तारा, मैत्री, योनि, मैत्री। हाँ, जी योनि, जी, मैत्री, और तो इनके बारे में अगर हम एक-एक करके जानना चाहेंगे जरूर तो जरूर। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो पहला गुण होता है, हम्म। जो कि वर्ण होता है, ठीक है। तो वर्ण के बारे में मतलब हम जानना चाहेंगे कि वो क्या है, क्यों है, उससे हमको क्या समझ में आता है वो दोनों के मिलने से? ये आप बताइए देखिए, थोड़ा। वर्ण का जो महत्व है, वर्ण से क्या पता चलता है? शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। हम अभी जाति की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वैश्य और और शूद्र। शूद्र। हाँ। है ना? इनको जातों से तुलना नहीं करें। वेद ने केवल 4 वर्ण बताए हैं। हाँ। जो ब्राह्मण जाति में पैदा हो गया तो उसका जरूरी है नहीं है कि वो ब्राह्मण वर्ण का हो, है ना? वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वैश्य और और शूद्र। शूद्र। अब ब्राह्मण वर्ण कैसे है, हमको कैसे पता चलेगा? हाँ। है ना? ठीक है, कोई व्यक्ति, अच्छा, ब्राह्मण वर्ण का अगर वर है तो उसका शादी किससे होना चाहिए, हाँ। है ना, ताकि उसका पूरा गुण मिले। वर्ण से 36 में से वर्ण का केवल 1 अंक दिया एक अंक जाता है, दिया है। ठीक है। हाँ। तो ब्राह्मण वर्ण किसको बोलेंगे? जो जल तत्व राशि है,
जैसे कोई जातक जो है कर्क राशि का है, वृश्चिक राशि का है और मीन राशि का है, तो ये ब्राह्मण वर्ण के कहलाते हैं। ठीक है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले क्षत्रिय वर्ण कराते हैं। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि वाले जातक जो है वैश्य वर्ण के कहलाते हैं। और मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये शूद्र वर्ण कहलाते हैं। अब इसका अंक निर्धारण कैसे होता है? जैसे ब्राह्मण वर्ण का युवक है, ठीक है, वर है, और लड़की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र किसी भी वर्ण की होगी तो उसको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि जो वर है वो क्षत्रिय वर्ण का हुआ और लड़की कहीं ब्राह्मण वर्ण की हो गई तो अंक 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वर क्षत्रिय वर्ण का है तो कन्या यदि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों में से कोई वर्ण की होगी तो उसका 1 अंक मिलेगा। इसी तरह से अगर वर जो है वैश्य है तो वैश्य या शूद्र से अगर मिलान होगा तो 1 अंक मिलेगा, और वर यदि शूद्र है तो केवल शूद्र वर्ण की जो स्त्री है या युवती है उससे जब विवाह होगा तब 1 अंक दिया जाएगा, नहीं तो फिर वो उसका अंक 0 हो गया। तो हमारे पास अब फिर भी बचते हैं 35 अंक। हाँ जी। तो ये जो मतलब ये इसमें वर्ण में मैं एक चीज समझ रहा हूँ, जैसे जलीय राशि आपने बताया और पृथ्वी राशि ऐसे टाइप का, तो इन दोनों के बीच में मतलब मतभेद ऐसा कुछ हो जाता है क्या कि जो नहीं मिलता है उसका रीजन? देखिए अब यहाँ आता है वर्ण। वर्ण क्या हुआ? ये आपके पिछले जन्म के संचित कर्म है ना, जो भी आपने पाप पुण्य किया, आपका जब जन्म हुआ उसी से आपका वर्ण पता चल जाता है। जैसे आप ब्राह्मण वर्ण के तो स्वाभाविक है जब आपका जन्म हुआ तो अच्छे अनुकूल परिवार में जन्म होगा, ठीक है ना। शूद्र वर्ण में जन्म हुआ तो जनरली देखा जाता है, सामान्यतः देखा जाता है कि जो जातक शूद्र वर्ण में जन्म हुए उनके माता पिता जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, ये पता चलता है ना। और राशि तो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, जब चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहा है, वो उस व्यक्ति की राशि होती है। ठीक है, तो इसको याद रखने का साधारण तरीका क्या है कि जो जल तत्व राशियां हैं वो हो गई ब्राह्मण वर्ण, अग्नि तत्व राशियां हो गई क्षत्रिय वर्ण, और जो पृथ्वी तत्व राशियां हो गई वैश्य वर्ण, ठीक है, और वायु तत्व की जो राशियां हैं वो सब शूद्र वर्ण कहलाते हैं। जी, तो हम आते हैं अब दूसरे गुण पे जो कि आता है वश्य। जी जी जी। तो इसके बारे में बताइए, वश्य के बारे में कि ये क्या? वश्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वश में करना, वशीभूत करना। ठीक है, अब वशीभूत का अर्थ ये भी नहीं होता कि आप किसी को पर सम्मोहन करके उसे वशीभूत कर लें। वर और कन्या अगर दोनों का वश से मिलता है उसके 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे के प्रेम में रहते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, है ना। जैसे जो वर है वो कहीं नौकरी करता है, काम काज करता है, उसको पहली बार जब तनख्वाह मिलती है तो उसको अपनी पत्नी की याद आती है, उसके लिए वो साड़ी लेकर के आता है, उसकी कुछ मनपसंद सामग्री लेके आता है, ख्याल रखता है ना। और जो कन्या है वो अपने पति का मनपसंद भोजन, यहाँ गरीबी और अमीरी की बात नहीं है, जैसी आपकी व्यवस्था है उसके अनुसार एक दूसरे को वशीभूत करने का प्रयास करना, एक दूसरे के पसंद नापसंद का ख्याल करना, इससे वश्य देखा जाता है। अब वश्य 4 प्रकार के होते हैं, है ना, चतुष्पद और द्विपद, ठीक है, तो कीट ऐसे करके देखा जाता है। तो उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी राशि आ रही हैं, तो उन राशियों के आधार पर मिलाया जाता है, तो ये होता है वश्य। अच्छा जी, तो ये इसमें भी मतलब राशियों के आधार पे हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ये यहाँ पे भी ऐसा कुछ रहता है क्या कि ब्राह्मण? नहीं, वो तो वर्ण हो गया। वश्य में राशियां जैसे मेष और वृष राशियां हो गई तो वो चतुष्पद राशियां हो गई, है ना। अच्छा। ठीक है, और उसके अलावा जैसे आपका मिथुन राशि, ठीक है, वृष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और धनु राशि, ये सब जो है कैटेगराइज किया गया। फिर उसको इसको मिलान का क्या तरीका है, इसके लिए शास्त्र में एक अवकड़ाह चक्र करके बताया जाता है। अवकड़ाह चक्र बोलते हैं, अवकड़ाह चक्र बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी जातक का जन्म होता है तो हम ये देखते हैं ना कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ, नक्षत्र से आपको पता चल जाता है कि जातक किस वर्ण का है। ठीक है, उस नक्षत्र के देवता कौन है, उसकी योनि कौन है, गण क्या है, तो नाड़ी क्या है, सारा कुछ का हम निर्धारण देखते हैं अवकड़ाह चक्र से। तो हमको कोई बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती, बस आपके पास अवकड़ाह चक्र होना चाहिए। तो आप वश्य मिला सकते हैं, है ना, ठीक है, तारा मिला सकते हैं, योनि मिला सकते हैं, भकुट मिला सकते हैं, वर्ण देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, ये तीसरा जो हमारा गुण है तारा, इसके बारे में मतलब बताइए। जी। तारा से वर वधु का भाग्य देखा जाता है।
तारा की गणना कैसे की जाती है? जैसे कन्या ने जिस नक्षत्र में जन्म लिया हम्म, और वर ने जिस नक्षत्र में जन्म लिया, तो कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र का गिनती किया जाता है कि, और जो नक्षत्र में कन्या जन्म लिया उसको एक गिना जाता है। अच्छा वहां से लेकर के गिनती जब आरंभ होती है, तो जैसे किसी कन्या का जन्म हो अश्विनी नक्षत्र में, हाँ और लड़के का जन्म हो गया पुनर्वसु नक्षत्र में, हाँ तो वहां से गिनती करेंगे कि कौन सा नंबर का नक्षत्र है, हाँ हाँ तो उस गिनती को लिखेंगे, उससे 9 से उसको विभाजित करेंगे। हाँ, विभाजित करने के उपरांत जो अंक बचते हैं, यदि 3, 5, 7 बचते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ, तो अंक मिलता है 0। अच्छा ठीक है। आपने पहला विधि क्या देखा? कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र की दूरी कितनी है, उसको 9 से आपने विभाजित किया, विभाजित किया, तो उसमें 3, 5, 7 अगर बच जाता है तो 0 मिलेगा। अच्छा ठीक है। और यदि 0, 1, 2, 4, 8 अगर ये विभाजन के बाद बचते अंक, तो 1.5 अंक मिलते हैं। हाँ तारा में जबकि 3 अंक है, हाँ 1.5 अंक मिला वर से कन्या के नक्षत्र का। अच्छा दूसरी विधि क्या हो गई? जैसे वर से कन्या के कन्या के नक्षत्र नक्षत्र, का देखा हाँ जाता है हाँ और गिनती की जाती है, और उसको 9 से विभाजित किया जाता है। अच्छा 3, 5, 7 उसमें भी अगर बच जाते हैं, तो उसके अंक हो जाते हैं 0। अच्छा ठीक है। और 1, 2, 4, 6, 8 अंक आते ऐसा हैं, तो 1.5। और वर से कन्या और कन्या से वर दोनों में 1.5 अंक मिल गए, तो 3 हो गए। 3 हो गए, नहीं तो अच्छा आप देखेंगे कहीं पर तारा का जो अंक लिखा रहता है वो 1.5 लिखा रहता है, हाँ तो ये हाँ उसका कारण है। तो अच्छा तारा अगर अनुकूल हो, तो दोनों एक दूसरे के लिए भाग्यशाली होते हैं। हाँ जैसे आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन तारा मिलता है, हाँ जिस कन्या से आप शादी करने जा रहे हैं, तो तारा मिलता है, तो आपका, अगर आप अपने जीवन में संघर्ष करें, तो लड़की के आने के बाद भाग्य बदल गया बोलते हैं ना, अच्छा 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 है ना। अच्छा तो हाँ ये इस तरह की चीजें हैं। तो तो निश्चित रूप से ये आज भी काम करती है, हजारों साल पहले भी काम करता था, हाँ और आगे भी करेगा। और 9 से भाग्य विभाजित इसलिए करते हैं क्योंकि 9वां भाव जो होता है वो हाँ भाग्य का होता है, जी ऐसा जी जी। ऐसा कुछ है। हाँ। अच्छा तो अब इसमें चौथा जो हमारा गुण आता है वो आता है योनि। तो हम्म। इसका क्या महत्व है योनि का? योनि का भी महत्व, हर हर गुण का अपना अपना महत्व है, और जैसे जैसे गुण में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाँ जैसे हाँ वर्ण में आपको 1 अंक मिला, हाँ वस्य में 2 अंक मिला, तारा में तारा में आपको 3 3 अंक अंक मिले, मिला, योनि में मिलते हैं 4 अंक। अच्छा ठीक है। अब जो मनुष्य है, मनुष्य योनि, हम तो जन्म लिए, ठीक है। हाँ हमारा जब जन्म होता है, तो हम किसी न किसी योनि को छोड़ कर के आए होते हैं, हाँ या उस योनि का हमारे ऊपर अंदर प्रभाव होता है। हाँ तो योनि 14 प्रकार की होती है, हाँ जैसे मेष, गौ, है ना, सर्प, मार्जार, मूसक, सिंह, इस अच्छा तरह के होते हैं, अश्व, अनेक योनि है, 14 प्रकार की योनि है। हाँ ठीक है। अब योनि के निर्धारण से क्या पता चलता है? उसके, जैसे जो भी जातक जिस योनि का है, तो उसके गुण अवगुण उसके व्यक्तित्व में झलकते हैं, अच्छा पता चलता है। ठीक है। अब वर और कन्या का योनि मिलान इसलिए देखा जाता है कि वो एक दूसरे के साथ जीवन अच्छा व्यतीत कर पाएंगे कि नहीं, हम्म एक दूसरे के लिए पूरक है कि नहीं। हम्म जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एकदम शत्रु योनि हो गया, हम्म, जैसे मार्जार और मूसक। अच्छा मार्जार बोलते हैं बिल्ली को, हाँ ठीक है, और मूसक, अगर बिल्ली के योनि वाले युवक का मूसक योनि वाली युवती से, या मूसक योनि वाले मार्जार योनि वाली युवती का मूसक योनि वाले वर से विवाह वर्ष हो गया, तो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हाँ भिड़ेंगे, हाँ एक दूसरे के लिए अनुकूल नहीं रह पाएंगे, है हाँ ना। और शारीरिक जो है, जो सुख है, उसमें भी कमी आती है। योनि हाँ का सीधा संबंध है, एक दूसरे के लिए वो संपूर्ण बन पाते हैं कि नहीं नहीं है। तो ये कितनी वैज्ञानिकता से भरी बातें हैं, हाँ पुराने जमाने में जो बताया गया, शास्त्र में बताया गया, आज भी। इसीलिए फिर ये सब चीज नहीं होता, तो फिर जीवन में व्यभिचार और इधर उधर दुनिया भर की चीजें होती है, घटनाएं जो हाँ घटती हैं। हाँ कारण क्या है? गुण मिलाल जब कम होता है, तो आदमी संतुष्ट नहीं होता एक दूसरे से, तो फिर वो भटकते हैं मार्ग में। तो इसलिए योनि भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा जो आता है गुण आता है वो आता है मैत्री। हम्म। तो मैत्री में जैसे 5 अंक दिए गए हैं, हम्म। तो ये 5 अंक क्यों दिए गए हैं? मतलब हाँ, इसमें ये बताइए। ये तो शास्त्र में दिए गए और मध्यमान मान सकते हैं। 8 हाँ अंक मैक्सिमम दिया जाता है, हाँ अधिकतम दिया हाँ जाता है, और हाँ 5 अंक मैत्री के दिए जाते हैं। तो मित्रता का अर्थ क्या होता है? हम किसको अपना मित्र बनाते हैं? जी जैसे मेरे और आपके विचार मिलते हैं, हाँ ठीक है ना। मेरा और आपका व्यक्तित्व मिलता है, हाँ मेरा और आपका अध्ययन मिलता है। मैं अगर मैथ से लेके पढ़ रहा हूँ, आप मैथ से लेके पढ़ रहे हैं। मैं अगर 60-70% वाला हूँ, तो आप साथ। अक्सर देखना कि जो टॉपर बच्चे होंगे, टॉपर के साथ बैठना पसंद करते हैं। हाँ जो कम एवरेज वाले बच्चे हैं, एवरेज के साथ वो खुद ही अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, बना और लेते उनके साथ उनकी दोस्ती हो जाती है। हैं। अच्छा खेलने वाले बच्चे खेलने वाले बच्चों के साथ घूमने लग जाते हैं। हाँ तो मित्रता किस बात पे होती है? कि हम दोनों का पसंद नापसंद रुचि किस में है। तो मित्रता का निर्धारण कैसे करेंगे? शास्त्र में क्या बताया गया है कि कौन कौन सी राशियां, 12 राशियां हैं, और उनके स्वामी, हाँ ठीक है, वो आपस में मित्र हैं कि शत्रु हैं। जैसे शास्त्रों में बताया गया ना, मित्र हैं, शत्रु हैं, अधिमित्र हैं, सम है, अधिशत्रु हैं, इस हाँ तरह के निर्धारण किए गए। अब मित्र जो राशि है, मित्र राशि का विवाह मित्र राशि से हो जाए,
मतलब लड़के का अगर राशि मेष राशि है ना, और उसका विवाह जो है सिंह राशि या धनु राशि से हो जाए तो परम मित्र होंगे। ठीक है, दोनों अग्नि तत्व वाले हो गए। ठीक है, तो राशि के हिसाब से हम मित्रता का निर्धारण करते हैं, और अगर राशि अलग अलग हो गई या शत्रु राशि के हो गए तो मित्रता नहीं रहेगी। मित्रता नहीं रहेगी मतलब बहुत जल्दी विश्वास खो देंगे, छोटे छोटे बात पे आपका झगड़ा हो सकता है ना। अगर किसी ने ऐसे आप बहुत प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन अगर कुंडली में मित्रता का अंक अगर 0 दिखता है, जैसे आपका मेष राशि है या सिंह राशि है आपका, और वर का सिंह राशि है, और कन्या का कुंभ राशि हो गया, शत्रु राशि हो गई, है ना। ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसे तो बहुत आराम से रह रहे हैं, जीवन अच्छा चल रहा है सुचारू रूप से, लेकिन किसी ने कुछ कान भर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो बहुत जल्दी अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है, और वो गृह कलह का कारण बनता है। तो आप कितने अच्छे मित्र साबित होंगे, जीवन साथी है ना, एक दूसरे के कितने अच्छे मित्र होंगे, एक दूसरे का कितना पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे। और अगर जब गहरे मित्र होते हैं, कोई किसी कुछ बोल देता तो हम क्या बोलते हैं, अरे छोड़, है ना, उसकी बात को हम ध्यान नहीं देते, है ना, क्योंकि मेरे को मालूम मेरा मित्र कैसा है ना। लेकिन अगर गुण नहीं मिल रहा है, मैत्री के अंक नहीं मिल रहे हैं, तो संदेह की स्थिति पैदा होती है, और संदेह जब आ जाता है ना तो उसकी इलाज किसी के पास नहीं है। तो मित्रता मैत्री बहुत मायने रखती है। तो मैत्री का भी हमको चार्ट रहता है ज्योतिष में कि कौन कौन से ग्रह किसके किसके मित्र है ना। सूर्य चंद्र, जैसे आप छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ, सूर्य चंद्र मंगल बुध, नहीं, सूर्य चंद्र मंगल और गुरु, ये आपस में मित्र हैं, है ना। इन राशि वाले, है ना, मतलब इनकी जो राशियां इन देवताओं की आपस में अगर विवाह होगा तो मैत्री अच्छी रहेगी, है ना। और उधर शुक्र शनि, है ना, और बुध, है ना, राहु की तो राशि है नहीं, हमारे पास 7 ग्रह के अनुसार राशि का निर्धारण है। तो उसके अनुसार अगर सूर्य की राशि जो है सूर्य राशि वाला शनि की राशि वाले से हो जाए, मतलब इस तरह से वो मैत्री चक्र में देख कर आपको सहज ही पता चल जाएगा कि आप क्या मतलब लड़की और लड़के का मित्रता का गुण मिलता है कि नहीं। तो ये दोस्त बनाने से या मित्र बनाने से पहले भी हम लोग एक बार चेक विवाह कर सकते हैं। विवाह करने से पहले आप जाने कि ये मेरे मित्र बनने के योग्य है कि नहीं, है ना। और नहीं है तब हम उपाय पे बाद में आएंगे कि भाई हमने कर लिया, हमको तो नहीं मालूम था ना, क्योंकि 36 के 36 तो मिलेंगे नहीं, 18 मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, बाकी नहीं मिल रहे हैं, उसको कैसे मिलाया जाए। अच्छा जी। तो गुरुजी मैत्री के बाद अब अगले गुण पे आते हैं जो कि है गण। तो गण का क्या महत्व है? गण 3 प्रकार के होते हैं जी, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। ठीक है, गण का 6 अंक दिया गया, मतलब इसका जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके महत्व बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जो है देवगण वाले वर का, देवगण वाली कन्या से विवाह होता है तो 6 के 6 अंक मिलते हैं। ठीक है, मनुष्य गण वाले वर का मनुष्य गण वाली युवती से विवाह होता है तो 6 के 6 अंक मिलते हैं। राक्षस गण वाले का राक्षस गण से विवाह होता है तो 6 अंक मिलते हैं। अब इसमें अंतर आ जाता है, जैसे देवगण का मनुष्य गण से हो तो 5 अंक मिल जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना, और बाकी जैसे देवगण का राक्षस गण से हो जाए, है ना, राक्षस गण का देवगण से तो 1 अंक दिया जाता है ना, देवगण से राक्षस गण में हो तो अंक नहीं मिलता। तो ऐसा देखा जाता है किसके लिए अनुकूल है। इसका महत्व क्या चीज है भाई, अंक तो दे दिए, क्या महत्व है। गण अगर नहीं मिलेगा, पुराने जमाने में गण का सबसे ज्यादा महत्व होता था। जब शादी ब्याह होता था तो छोटे छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था, 15-16 साल की युवती है, 16-17 साल का लड़का है, शादी कर देते थे। क्या देख करके शादी होता था, बच्चा तो अभी कुछ बन नहीं पाया, कुछ करियर नहीं उसका। ठीक है, माता पिता को दोनों बच्चे डिपेंडेंट हैं, अभी अभी अपना संस्कार सीख रहे हैं। ठीक, तो उनका विवाह में दिक्कत होने के जो है चांसेस जिसको कह सकते हैं बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको समझ नहीं, वहां का मालूम ही नहीं है। शादी हो गया तो गण से ये पता चलता था कि पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। मतलब लड़के के माता पिता को देखा जाता था, लड़की के माता पिता दोनों धन समृद्धि में एक बराबर है कि नहीं, दोनों के आचार विचार एक जैसे हैं कि नहीं, दोनों के संस्कार एक जैसे हैं कि नहीं। अगर गण एक होगा तो दोनों के संस्कार एक जैसे होंगे। तो पुराने जमाने में जैसे युवती और युवक का जो बच्चे हैं कम उम्र में जिनकी शादी हो गई, उनका लड़ाई झगड़ा होता था तो कौन संभालता था, माता पिता संभालते थे। है ना, अगर माता पिता ही अगर अलग अलग संस्कार वाले हो गए, एक के घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, एक देव भक्ति करते हैं, पूर्णतः सात्विक हैं, और बच्चों के बीच कम उम्र में शादी कर दीजिए, तो पुराने जमाने गण का बहुत ही ज्यादा महत्व था। आज के परिप्रेक्ष्य में उसका महत्व कम हुआ ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आज क्या हो रहा है कि विवाह जो है अधिक उम्र हो रहा है, 25, 26, 27, 30 साल 32 साल की उम्र में विवाह हो रहा है। तो अक्सर करके जो युवा युवती है नौकरी पेशा होते हैं, बाहर रहते हैं, तो माता पिता के साथ रहने वाला जो चीज है उसका इफेक्ट उतना नहीं होता। पहले क्या होता था कि किसी भी कन्या का जब शादी होता था तो उसे किसी घर में जाना है, वहाँ चूल्हा चौका संभालना है, वहाँ के संस्कार को संभालना है, उनको सीखना है। तो अगर वो दूसरा संस्कार लेकर के आई है
सात्विक घर से आई है और यहाँ तामसिक वृत्ति वाले लोग के यहाँ, हाँ, तो बेचारी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उसका हाँ, जीवन दुखी रहेगा। और जब वो खुद दुखी रहेगी, हताश रहेगी, तो उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? हाँ, बिगड़ जाएगा, हाँ, है ना? तो गण का महत्व, गण से देखा जाता है पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी है। और ऐसा नहीं कि आज भी महत्व नहीं है, आपका किसी वर का विवाह जो है, ठीक है, और दोनों का अगर मिलता है गण, वर और कन्या का, तो वो जब जाएगा अपने ससुराल में तो उसको वैसा ही माहौल मिलेगा। सात्विक है तो सात्विक, तामसिक है तो तामसिक, उस तरह से स्वागत सत्कार होगा, ठीक है, कन्या को भी वैसा मिलेगा। और अगर गण अगर खराब होता है तो फिर एक दूसरे के माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते, एक दूसरे के परिवार का सम्मान नहीं कर पाते, ये फिर बाद में गृह कलेश का कारण बनता है। हाँ, युवक युवती एक दूसरे में मैत्री मिल रहा है, 5 अंक मिल रहा है, हो सकता है आगे वाला अंक जो है भकुट मिल रहा है, तारा मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। गण नहीं मिलने से क्या होता है, एक दूसरे के माता पिता को कोस रहे हैं या माता पिता को पसंद नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर करके बहुत सारे जो है विवाह टूटने के पीछे गण नहीं मिलने का भी कारण होता है। अच्छा, क्योंकि आप उस संसार को, जो संस्कार आपको मिले थे या दूसरे संस्कार को आप जो है हाँ, समझ नहीं पाए, उसके अनुकूल नहीं बन पाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो ये गण जो है, राक्षस जैसे बोलते हैं राक्षस गण, हाँ, तो राक्षस गण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े मतलब तामसिक विचार ऐसा तो कुछ होता होता है है। क्या? मतलब राक्षस गण है तो व्यक्ति राक्षस नहीं हो गया, ये हाँ, एक वृत्ति है हाँ, ना? कि उसके अंदर देखो, हमारे अंदर तीनों तरह के गुण चलते रहते हैं, जी, है ना? जैसे, हाँ, जैसे 3 तरह की नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हाँ, 3 तरह के हम दोष रहते हैं, वात, पित्त और कफ, है ना? ठीक है, तो त्रिगुण चीजें हमारे अंदर चल रही है, हाँ, सत्व, रज, तम तीनों चल रहा है। हाँ, कभी कभी हम सात्विक रहते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हाँ, सत्संग कर रहे हैं, तो हम सात्विक हैं, हाँ, ठीक है। भोजन करते वक्त हम राजसी हो जाते हैं, हाँ, सोते वक्त निद्रा में हम तामसिक हो जाते हैं, हाँ, या किसी से लड़ाई झगड़ा करते वक्त हमारी वृत्ति तमस हो जाती जी, है ना? ठीक है, किसी से प्रेम से बात करें तो सात्विक हो गए। तो ये 3 गुण जो है, सत्व, रज, तमस, हमेशा चलते हैं। तो हर इंसान के अंदर देव, मानव और राक्षस वृत्ति हमेशा होती है। अच्छा, आपका किसी का, भाई हम किसी को चिढ़ाने लग जाए कि किसी, अरे तेरा तो राक्षस गुण है, तू तो राक्षस है, नहीं, उसके गण जो है राक्षस हो सकता है, लेकिन व्यक्ति साधु भी हो सकता है, हाँ, वो अपनी प्रवृत्ति को बदल सकता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये एक सूचना है कि थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा रहेगा, हाँ, स्वभाव में रहेगा। जैसे देवगण लेकर के आप जन्म लिए हैं, तो आपकी वृत्ति थोड़ी सी सात्विक तो रहेगी, है अच्छा, ना? अच्छा, उसका असर दिखेगा। मनुष्य है तो आप दोनों तरफ जा सकते हैं अच्छा, ना। तो हमको देखना है कि हमारी वृत्ति कैसी है, हमको कौन सा गण मिला है, और हमारे माता पिता कैसे हैं, परिवार कैसे हैं, हमको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो ये गण जो है, तो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए तो मदद तो करता ही है। हाँ, और अब जब आप जीवन साथी का चयन करने जा रहे हैं, वहां तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ, अर्थ है। ठीक, तो ये गण तो है। अगले गुण पे आते हैं हम लोग, भकुट। तो भकुट जो है, मैंने बहुत सुना है भकुट के बारे में। तो मिलान भकुट और नाड़ी, ये जो दो अगले गुण हैं, हाँ ये हाँ दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट। तो इनको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है भकुट, तो उसके महत्व को आप बताइए भकुट के। जी। भकुट का संबंध होता है कि जब युवक और युवती विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भकुट का अंक अगर नहीं मिल रहा है, 7 है सबसे ज्यादा जी, महत्वपूर्ण में से, दूसरे नंबर पे आता है, हाँ, तो नहीं मिलता, तो दोनों की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। अच्छा, अब पसंद नापसंद नहीं मिलेगा तो छोटे छोटे बात में कलह हो सकते हैं, है ना? युवती को बहुत सारी चीजें हैं, जो हो सकता है कि युवक जो है तामसिक वृत्ति वाला हो, युवती सात्विक वृत्ति वाली हो, है ना? या दोनों उलट भी हो सकते हैं। हाँ, तो क्या होगा कि खाने को लेकर झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, रंग को लेकर के हो सकता है, बैठने उठने को, गाड़ी वाहन को लेकर के, किसी भी बात में दोनों का, किसी को एक लगता है कि पार्टियां बहुत पसंद हो, किसी को कोई इंट्रोवर्ट हो, है ना, कि नहीं, जिसको घर में रहना अच्छा लगता है। तो ये पूरे पूरे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है, और ऐसे 2 लोग अगर मिल जाते हैं तो उनके बीच कलह का कारण बन सकता है भकुट का ना मिलना। तो हाँ, भकुट बताता है कि दोनों में प्रेम संबंध कितना रहेगा, ठीक है, ये दोनों तालमेल बिठा पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो अगर पसंद नापसंद मिलती है तब तो फिर अच्छा है, दोनों को घूमना फिरना पसंद है तो फिर बहुत प्रेम रहेगा, प्रेम बढ़ता चला जाएगा। दोनों को अगर तामसिक वृत्ति पसंद है तो दोनों जाके मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तब भी ठीक है, और दोनों अगर सात्विक वृत्ति वाले हैं, मंदिर देवालय जाना पसंद है, तो उससे क्या होगा, प्रेम प्रगाढ़ होगा। हाँ, जितना एक दूसरे के रुचि के अनुकूल रहेंगे और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो एक दूसरे के पसंद नापसंद का सम्मान करेंगे। अब भकुट नहीं मिला तो फिर आपको बहुत सारी चीज में एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, हाँ, फिर आपका जो जीवन है जो है, वो सोचना पड़ता है कि नहीं, कहीं कभी मैं उनकी इच्छाओं का सम्मान कर लूं, कभी वो मेरी इच्छा का सम्मान करें। तो इस तरह से फिर रिश्तों को बचाया जाता है। अगर नहीं मिल रहा तो उसके उपाय है कि भाई एक दूसरे के विचारों का, इच्छाओं का आप सम्मान कीजिए। अच्छा। अब जो अगला, जो लास्ट हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जो कि है हमारा नाड़ी। तो नाड़ी का महत्व क्या है जो गुण मिलान में, वो बताइएगा मुझे। अष्टकूट गुण मिलान में सबसे ज्यादा नाड़ी को महत्व दिया गया है, क्योंकि नाड़ी से ही आपके वंश वृद्धि का पता चलता अच्छा, है ना? अगर नाड़ी अनुकूल नहीं हुआ तो संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, जी, सबसे पहला, ठीक है। नाड़ियां 3 प्रकार की होती हैं,
आदि, मध्य और अंत। आदि नाड़ी वाले का विवाह अगर आदि नाड़ी वाले से हो जाए, वर यदि दोनों के दोनों कन्या और वर दोनों हुए, तो फिर नाड़ी का अंक 0 हो जाता है अच्छा, ना। सेम नाड़ी। हाँ, भिन्न नाड़ी से विवाह होना आवश्यक है। हाँ। ठीक है, तो यदि एक ही तरह की नाड़ी होगी तो संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। ठीक है, हो सकता है संतान रुग्ण पैदा हो या संतान ना ही हो, ऐसी दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। और यदि कुंडली में पंचम भाव की स्थिति खराब हो तो और भी दुखद हो जाता है। पंचमे से अगर मजबूत है, अच्छी जगह बैठा है, तब तो उतनी दिक्कत नहीं होती। तो नाड़ी दोष के परिहार के लिए अभी तक मेरा जीवन का जो अनुभव है ज्योतिष विद्या को अध्ययन करते हुए, अनेक कुंडली को देखते हुए, उससे मेरा जो निष्कर्ष है कि जो नाड़ी अगर नहीं मिलता है तब क्या करना चाहिए। नाड़ी नहीं मिलता तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लिए हैं, गुण बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, 26, 27, 25 गुण मिल रहे हैं या 18 भी गुण मिल रहे हैं, नाड़ी का अंक नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको सलाह देता हूँ संतान उत्पत्ति के लिए आप लोग कृपा करके जल्दबाजी ना करें। नाड़ी नहीं मिल रहा है, नाड़ी अगर नहीं मिला तो एक चीज़ देखें कि आप बहुत शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से संपन्न हो पाए कि नहीं, जितनी आपकी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं पूर्ति कर पाए कि नहीं। अगर आप किसी कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, कष्ट चल रहा है जीवन में, लड़की कोई आदि व्याधि से ग्रसित है ना, दोनों कोई ना कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में और कुंडली में यदि नाड़ी दोष भी है और आप संतान उत्पत्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है संतान की हानि हो जाए, या संतान यदि पैदा हो तो कम कम बुद्धि का हो गया, या हो सकता है कभी कभी तीव्र बुद्धि का हो जाता है, मतलब वो सामान्य बालक नहीं होते। अच्छा, है ना, उनकी स्थिति विकट हो सकती है। तो अगर कुंडली में नाड़ी दोष दिखाई दे रहा है तो करना क्या चाहिए, समय दीजिए अपने रिश्तों को, एक दूसरे के लिए अनुकूल हो जाइए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जब सक्षम हो जाए, जीवन में कोई बड़ा दुख ना हो, तब उस समय फिर संतानोत्पत्ति का प्रयास करें। तो इससे आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित रहता है। नाड़ी दोष है इसका मतलब ये नहीं कि संतान होगा ही नहीं, या संतान विकलांग या मध्यबुद्धि पैदा होगी नहीं, ये भ्रामक तथ्य है। मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, अनेकों कुंडलियों में नाड़ी दोष होते हैं, लेकिन उनके संतान उच्च स्तर के निकलते हैं, गुणवान निकलते हैं। तो जन्म कुंडली मिलान से आपको अपने जीवन में आने वाले कष्टों से कैसे निवृत्ति मिलेगी, क्या क्या उपाय हैं, ये सब पता चलता है। तो नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर नाड़ी नहीं भी मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं वैवाहिक जीवन दुखद हो जाए। तो नाड़ी से आप दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं कि नहीं, ये देखा जाता है। तो जब संतान पैदा करें, संतान के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सक्षम रहें। संतान जो है कहीं आसमान से तो आएगा नहीं, आप दोनों के शरीर का अंग है, हिस्सा है, रज और वीर्य का विस्तार है। आप दोनों खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो संतान भी उत्तम कोटि की पैदा होगी। इसीलिए हिंदू धर्म में बताया जाता है, जब भी कोई कन्या गर्भवती होती है तो उसको अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, पूजा पाठ सिखाया जाता है, मंत्र जाप करने कहा जाता है, उसे प्रसन्न रहने बोला जाता है। तो जितना ज़्यादा माँ प्रसन्न रहेगी तो उसका संस्कार जो है बच्चों को आता है। गर्भवती महिला जो जो सोचती है, अगर गर्भवती महिला स्त्री ही बहुत परेशान है, पैसे के लिए दुखी है, शारीरिक आदिवादी ग्रसित है, पति से पीड़ित है, कुछ और है, तो वो बच्चा जो है उसके अंदर वो संस्कार पनप रहे, तो हो सकता है बच्चा जन्म लेने के बाद विद्रोही पैदा हो जाए। तो हिंदू धर्म में इतनी वैज्ञानिकता है, एक एक चीज़ों का, एक एक बातों का बहुत ध्यान रखा गया है कि कैसे आप अपने जीवन को उच्च स्तर तक के जी सकते हैं। फिर जब नाड़ी को इसलिए सबसे ज़्यादा अंक दिया गया है कि अगर नाड़ी ठीक होगा और संतान अच्छे उत्पन्न होंगे तो वंश वृद्धि अच्छी होगी, वंश वृद्धि अच्छी होगी तो आपके कुल गोत्र का नाम रोशन होगा। ये महत्व है नाड़ी का। तो जैसा कि आप सबने देखा कि विवाह से पूर्व कुंडली मिलाना कितना महत्वपूर्ण होता है, तो आप कभी भी विवाह करें तो ज़रूर कुंडली एक बार मिला के देख लें कि कितने गुण मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।